अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे सीएम केपी सुहेल आफरीदी साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ केपी जैसा बड़ा सूबा जिसके इंतज़ामी मामलात को देखना है और दूसरी तरफ उनकी एक वीडियो जो है वो वायरल दिखाई दे रही है और कहा जा रहा है कि 9 मई में सुहेल आफरीदी भी मुलविस रहे हैं। इस वीडियो की क्या हकीकत है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे, ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन अफगान रिजीम जो है उन मुज़ाकरात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। ऐसे में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी सख्त स्टेटमेंट दी है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी ये कहा गया है कि अब दहशतगर्दी को कबूल नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान जो है इसका जवाब देगा। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे पंजाब में स्मोक बढ़ती जा रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बदतरीन होता जा रहा है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, शहरियों को महफूज करने के लिए हुकूमत ने क्या हिकमत अमली अपनाई है, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे केपी के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ केपी के इंतज़ामी मामलात को देखना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा उतरना उनके लिए एक चैलेंज है। साथ ही साथ एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल दिखाई दे रही है और ये कहा जा रहा है कि वो 9 मई के वाक़यात से मुतालिक है कि सुहेल आफरीदी साहब जो है 9 मई के वाक़यात में मुलविस रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि ये वीडियो जो है वो 9 मई की नहीं है, बल्कि ये दूसरी कोई और वीडियो है, ज़मान पार की वीडियो है। इस बारे में क्या तहकीकात अब तक सामने आ सकी हैं, इस पर बात करेंगे। हुज़ैफ़ा रहमान वज़ीर मुमलिकत कौमी सकाफ़त और विरसा हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं, ये जो वीडियो सामने आई है, कहा जा रहा है हुकूमती हलकों की जानिब से कि 9 मई में सुहेल आफरीदी साहब मुलविस रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये वीडियो ज़मान पार की है। आपकी क्या राय है इस बारे में? जी, बहुत शुक्रिया जी। मुझे आज आपने मदऊ किया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस मौज़ू पे आपने बात करनी है। लेकिन आज मेरी दिन में ही वज़ीर-ए-आज़म साहब से दीगर अमूर पे तफ़सीली बातचीत हो रही थी फ़ोन पर। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब से इस मौज़ू पर उन्होंने खुद ही बात की केपी के हवाले से, क्योंकि हम 3 दिन पहले चित्राल गए थे, तो वहाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ी मुस्बत बात की थी। जिस तरीके से जब ये वज़ीर आला मुंतखब हुए सुहेल अफरीदी साहब, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद फ़ोन कर मुबारकबाद दी। गो कि इन्होंने वो उस गुफ्तगू का जो है वो गलत अंदाज में, गलत पैराई में उस गुफ्तगू को पेश किया और एक नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब चित्राल जब गए तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वहाँ पर भी मीडिया के सामने भी, अपनी तकरीर में भी इनको दावत दी कि मिलकर काम करें। और फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ुसूसी तौर पे चीफ सेक्रेटरी और आईजी को भी कहा कि मेरा जाके आप लोगों ने सलाम भी देना है और सूबे की बेहतरी के लिए, बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, मैं चाहता हूँ कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नाते हमारे साथ मिलकर चलें और मैं तवक्को रखता हूँ कि आइंदा मीटिंग्स में वो आएँगे और अपने सूबे की बेहतरी के लिए हमसे बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वहाँ पर कहीं। तो आज भी वज़ीर-ए-आज़म साहब के जो तासुरात थे वो एक स्टेट्समैन वाले थे और वो यही कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि ये अपने सूबे की बेहतरी के लिए, जिस तरीके से दीगर सूबों के वज़ीर आला मरकज़ से क्लोज़ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, तो उस तरीके से हमारे साथ एक कोऑर्डिनेशन में रहें। और केपीके के अंदर ऑलरेडी 13-14 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं बन पाया, नए हॉस्पिटल्स नहीं बने, हेल्थ के अंदर जो है बिल्कुल ना होने के बराबर काम है, एजुकेशन में ना होने के बराबर काम है। अब जहाँ तक ये वीडियो की आप बात कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब तक वो ज़ाहिर है इस मनसब पर फ़ाइज़ हैं और उनको जो है असेंबली ने इलेक्ट किया है, 90 लोगों ने वोट दिए हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी तो ये है कि अगर वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलना चाहेंगे, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब बहुत बड़ा दिल करते हुए, उनकी माज़ी की गलतियों, कोताहियों को नज़रअंदाज करते हुए, वो उनकी ख्वाहिश होगी कि वो सूबे में बेहतरी के लिए फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलें। जहाँ तक आपने बात की, वीडियो जो है वो 9 मई की है या ज़मान पार्क की है या कहीं की भी है, लेकिन देखें, अगर आप सिर्फ उस वीडियो की हद तक बात करें, तो सुहेल अफरीदी साहब के जो तासुरात हैं या जज्बात हैं, नज़रियात हैं, उनसे ढके छुपे नहीं हैं। वो और मुराद सईद की अगर आप बात करें, तो उन्होंने जिस तरीके से सवात मोटरवे को आग लगाई या बाकी सारी चीज़ें की, लेकिन चूंकि अब उनकी पोजीशन चेंज हो गई है, वो पीटीआई के वर्कर या एमपी के अलावा एक सूबे के वज़ीर आला है, तो ज़ाहिर है आपको याद होगा कि गंडापुर भी जब वज़ीर आला बने तो उनके ऊपर कई मुकदमात थे 9 मई के। लेकिन हमने कोशिश की फेडरल गवर्नमेंट ने कि उनके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में चलें। और वज़ीर-ए-आज़म साहब की एक जो सोच और फिक्र है वो यही होती है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पर, लेकिन अगर आप पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे तैनात हैं और आपने मुल्क के लिए सर्व करना है, तो जाती डिफरेंसेस पीछे हटाकर। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, ये फरमाइएगा कि ये तो आपने सारी चीज़ें बयान कर दी, और आज जैसे आपने पहले बताया कि आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब से आपकी बात हुई
आपके क्योंकि वैसे भी वज़ीर आज़म साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये फरमाइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में अब वुज़रा को कलमदान भी मिल गए और जो वज़ीर आज़म ने 2-3 बार इजहार किया कि वो मिल के काम करें, अच्छी बात है, अब बाज़ाब्ता काम शुरू हो गया है। आप क्या समझते हैं कि क्या वो वफाक के साथ मिल के काम करेंगे और वफाक का उन्हें ताउन मिलेगा? क्योंकि एक तरफ वफाक जो है वो ताउन की बात करता है और दूसरी तरफ इख्तियार वली खान साहब जो हैं वो ये वीडियो रिलीज करते हैं, तो ये दोनों में कोई तजाद तो है? नहीं, देखिए, इख्तियार वली साहब भी हमारे प्यारे भाई हैं, वहाँ से हैं, ज़ाहिर है उनके अपनी एक पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। उन्होंने ज़ाहिर है ज़ख्म खाया हुआ है, चोट खाई हुई है। फॉर्म 45 में वो जीते हुए थे, फॉर्म 47 में उन्हें केपीके में हरा दिया गया, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को जितवा दिया गया। वो ज़रा एक एंगर होता है अपनी जगह पर, लेकिन दो बातें हैं। एक तो अगर आप मुझसे पूछेंगे वज़ीर आज़म साहब की सोच और फिक्र, वो तो मुझे जो मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन है, ज़रा हतमी फैसला तो वो करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब आखिरी हद तक जाएंगे कि सुहेल अफरीदी साहब से एक खुशगवार मरकज़ के ताल्लुकात हों और ये ना लगे कि मरकज़ 3 सूबे एक साइड पर हैं और केपी के एक साइड पर है। शहबाज साहब, जो मुझे लगता है वज़ीर आज़म साहब आखिरी हद तक जाएंगे। लेकिन अगर आप कहें कि मेरा अपना एनालिसिस क्या है या मैं क्या देख रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि केपीके की तरफ से कोई हमें सपोर्ट मिलेगी। जिस तरीके से सुहेल अफरीदी साहब बार बार रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैबिनेट उन्होंने बनाई, मीना अफरीदी साहब की गुफ्तगू भी कल मैं कहीं सुन रहा था किसी टॉक शो में, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वजह यह है कि सुहेल अफरीदी साहब चाहें भी तो मरकज के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मैंडेट मरकज के साथ बेहतर तरीके से चलकर अपने सूबे को बेहतर करने का नहीं दिया गया। जो बानी तहरीक इंसाफ ने उन्हें भेजा ही अफरा तफरी करने के लिए है, मरो और मार दो, जलाओ घेराओ, अच्छा, मरकज के ऊपर चढ़ाई कर दो। और पिछले नवंबर में जो चीजें नहीं हो सकी, जो डेड बॉडीज उन्हें नहीं मिल सकी, वो इस नवंबर में मिल जाए, तो मेरे ख्याल से उनकी सोच और फिक्र ये है। लेकिन जाहिर है आप जो है आखिरी हद तक कोशिश करते हैं, जो आपको जिम्मेदारी दी गई हो, तो शहबाज शरीफ साहब की चूंकि जिम्मेदारी इस चीज की मुतकाजी है कि वो तारीख दान भी देख रहा है कि हम आखिरी हद तक कोशिश करें कि हम जितना उन्हें बेहतर तरीके से साथ लेकर चल सकते हैं चलें। लेकिन मुझे ज़ाहिर है, मैं बसद एहतराम, शहबाज साहब हमारे लीडर हैं, लेकिन उनका जो जज्बात है और उनका जो बर्दाश्त है वो अपनी जगह पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी इस एफर्ट का ये लोग मुस्बत जवाब देंगे। ठीक है, हुज़ैफा जी ये फरमाइएगा कि 27वीं तरमीम को लेके फिर बड़ी बातें हो रही हैं। बैरिस्टर अकील ने तो कहा है कि जब करनी होगी तो डंके की चोट पे करेंगे, लेकिन अभी को काम शुरू नहीं हुआ। आप जो अंदर की बात बताएं, कब ला रहे हैं 27वीं तरमीम, क्या हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील साहब, भी आपने दूसरे बंदे का नाम लिया जो है उनके बाद इख्तियार वली साहब के बाद, वो भी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, और हम अच्छी, यानी हमारा एक ग्रुप है, हम बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। लेकिन मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, हम भी वो जज्बात में कह गए होंगे, वज़ीर मुमलिकत कानून है। हुज़ैफा जी हम भी आपके भाई हैं, ये ना भूलें। जो जी आप तो आप भाई से भी ज्यादा हैं, आप तो जो है वो आपको पता ही है, तुम्हारा और मेरा तो मामला भी जुदा है इमरान, तुम्हें तो सब कुछ पता है इमरान, तो आपके साथ तो मामला और है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि लेकिन मैं बैरिस्टर अकील वाली बात रिपीट नहीं करूंगा, आईनी तरमीम में डंके की चोट पे नहीं होती। जो लोग भी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, एक एमएनए का हल्का 7 लाख या 8 लाख के आबादी पे मुश्तमिल होता है, तो इतनी आबादी से जो लोग वोट लेकर पहुंचते हैं असेंबली में, वो जाहिर है काबिल एहतराम होते हैं, और उनको आप डंके की चोट पे आईनी तरमीम उनसे नहीं करवा सकते। जाहिर है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला है, कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं आ रहा, आप आइन की जो शिकें हैं उनके अंदर अमेंडमेंट कर रहे हैं, और उस पर एक आपको जाहिर है बड़ी अर्करेजी के साथ गौर व हौस करना होता है, और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद पे लेना होता है। अगर तो नून लीग वाहिद जमात होती जिसके बाद 2/3 होती, हम तो तब भी डंके की, यानी मैं जाती तौर पर डंके की चोट पे तरमीम करने का कायल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी तरबियत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने की है, उनकी ऐसी सोच नहीं है। लेकिन यहाँ तो असेंबली के अंदर पीपल्स पार्टी को भी निकाल दें, तो हमारे पास जब तक ANP या अपना अल्लाह आपका भला करे MQM, बाप पार्टी, तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान साथ ना हो, तो हमारा वो 223 का फिगर ही क्रॉस नहीं होता नेशनल असेंबली में। तो जहां ऐसी सूरत हाल हो वहां पर ये सब इलेक्टेबल्स हैं, तो हमसे मुशावरत करेंगे, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत पहले दिन से मौजूद है। बाकी चीजों में मैं कंट्रोवर्शियल किसी मौजू पे बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको याद होगा 27वीं आईनी तरमीम के बाद 18वीं आईनी तरमीम आई थी। उसकी वजह ये थी कि 27वीं आईनी तरमीम में जिन शिकों को छेड़ा गया था, तो जब वो ऑपरेशनल हुई इन फील्ड लाइन, तो प्रैक्टिकली देखा गया कि इनमें ये खामी रह गई है। इसी तरीके से 26वीं आईनी तरमीम जो है जुडिशरी से मुतालिक थी,
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस से मुतालिक थी, तो इसमें बहुत सारे लकूनास दिखाई दिए हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने पॉइंट आउट किए हैं, तो उनको बेहतर करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम जरूरी है। बाकी चीजें रही, 18वीं आईनी तरमीम को अंडू करना हो, NFC अवार्ड हो या लोकल बॉडीज, आइन का ज़हर जुज तो है आर्टिकल 141, लेकिन उसको आप कंपल्शन कर दें कि टाइम बाउंड कर दें कि फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतें लाजमी कराएंगी, ये चीजें अपनी जगह पर। लेकिन जिन चीजों पर हम पीपल्स पार्टी और बाकी इत्तेहादी मुत्तफिक हैं, अंदर जो हमने अमेंडमेंट्स की इसको मजीद बेहतर करने के हवाले से हम मुत्तफिक हैं। बाकी जो चीजें हैं, ज़ाहिर है हर पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ होता है, उनसे बात करेंगे। अगर कोई किसी शिक पे मुमकिन है मरलावार शिक वाइज जो है उसकी मंजूरी ली जाए, और जिन पे जो जमात मंजूरी नहीं देगी वो आइन का हिस्सा नहीं बनेगी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को अचानक क्या हो गया? उन्होंने कहा कि मुदारिस और मसाजिद को इस्लामाबाद पहुंचने के लिए सिर्फ 24 घंटे लगेंगे। मौलाना क्या चाह रहे हैं? क्या हुकूमत उनके साथ बातचीत करने को तैयार है? जी, मौलाना साहब का आपको पता है, इमरान याकूब साहब, आपकी इस दश्त की खाक शानते हुए आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं। यूं कहें कि जितनी PMLN की उम्र है, अब मेरे ख्याल से आलमोस्ट उतनी आपकी सहाफ़त है। आप ज़्यादा जानते हैं बेहतर मियाँ साहिबान का, शहबाज शरीफ साहब का, मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो ताल्लुक मौलाना फजलुर रहमान साहब से है। एक तो मौलाना साहब से इख्तलाफ को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास स्ट्रीट पावर है, मदारिस हैं, एक ऑर्गेनाइज निज़ाम है। PTI की तरह नहीं है कि बंदे जो है वो रियासती मशीनरी के जोर पे KPK से निकले, पंजाब से ना निकल सकें। लेकिन अब जो मुझे नजर आया, एक तो मौलाना साहब का जो जिस तरह का लबुल लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल से गलत फहमी कोई पैदा हो गई है। वो ये समझते हैं कि उलमा कराम, मसाजिद और ये मौलवी हजरात जो है ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, और ऐसा है भी। और जिस तरीके से वज़ीर आला पंजाब ने तो गुडविल के तहत किया कि मसाजिद के इमाम जो है वो मुख्तलिफ जो मज़ाहिब या मुख्तलिफ सोच और फिक्र वाले लोगों के पीछे से भी इसलिए ना हो कि उनके तनख्वाह वो उनसे ले रहे हो। तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये भी रियासत की जिम्मेदारी है कि जितने भी मौलवी हैं हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, मसाजिद में अजान देते हैं, कुरान पाक सिखाते हैं, कुरानी तालीमात देते हैं, तो उनको एक मुनासिब वजीफा रियासत दे। तो मेरे ख्याल से मौलाना को इनसिक्योरिटी हुई है कि शायद मरियम नवाज साहिबा PMLN उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुदाखलत करने जा रही है, और ये 60-70 हज़ार लोगों को अगर वज़ाइफ देना शुरू हुए तो शायद ये उनसे अलहदा हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। जो जिसका वोट बैंक है, हमने तो आपने देखा कि जब हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया उसके बाद PMLN को मौके भी मिले, हम सिंध में नहीं गए। गवर्नर सिंध लगाना आज हमारा राइट है, लेकिन बशीर नाम मेमन पर एतराज किया जरदारी साहब वगैरह ने, हमने उस एरिया को टच नहीं किया। तो मौलाना साहब का तो वैसे हमारे साथ हमेशा अच्छाई रही है, PDM की तश्कील हो या इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हो या बाकी चीज़ें हो। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। बहुत शुक्रिया आपका। हुज़ैफा रहमान, वज़ीर मुमलिकत कौमी सकाफ़त और विरसा, हमारे साथ मौजूद थे। इमरान साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी बात कर रहे थे हम कि वो अब इस्लामाबाद जाएंगे और उनके भी कुछ मुतालिबात सामने आएंगे। एक तरफ तो वो तमाम तर चीज़ें हुकूमत के लिए मसला हो सकती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात भी हुई है, ये मुलाकात किस तनाजुर में हुई है? इस मुलाकात को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, बात ये है ज़ैनब की मुलाकात को इस लिहाज से कोई गैर मामूली मुलाकात नहीं है कि पता नहीं कोई परेशानी वाली बात है जो दोनों भाई मिले हैं। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ तो बरमला इसका इजहार करते हैं कि वो उनके बड़े भाई भी हैं और उनके सियासी लीडर भी हैं, सियासी रहनुमा भी हैं, तो वो अक्सर उनसे मुलाकात करते हैं। लेकिन जिस पर्टिकुलर मुलाकात की आप बात कर रहे हैं उसमें जो चीज़ें उनकी डिस्कस हुई वो ये हैं कि एक तो उन्होंने उन्हें मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उससे आगाह किया। हुकूमत ख़ास तौर पे वो जो सऊदीया का दौरा करके आए हैं, वहाँ क्या क्या मामला तय हुए उस पर बात हुई। और फिर आज़ाद कश्मीर को लेके भी बात हुई कि आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत बनने जा रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि वो हुकूमत में वहाँ पे शामिल नहीं होंगे। जिस तरह पीपल्स पार्टी मरकज़ में और पंजाब में हुकूमत में शामिल नहीं हुई, उसी तरह से ये आज़ाद कश्मीर में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि वहाँ पे अगर तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए चौधरी अनवारुल हक जो हैं उनकी हुकूमत गिराई जाती है और पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बना लेती है, तो फिर फौरी तौर पे नए इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाए और उस पर इलेक्शन हो। लेकिन पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि नए इलेक्शन ना हो, बल्कि मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत में शामिल हो ताकि मरकज़ से उन्हें फ़ंड्स मिल जाए और वो 5-7 महीने उन फंड से वहाँ पे काम करके तरक्याती प्रोग्राम शुरू करवा के
और फिर वहाँ के वोटर को अपनी तरफ माइल करके तो नए इलेक्शन की अच्छा तरफ इमरान साहब, एक और मौजू पे आपका कमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह हुज़ैफ़ा साहब भी कह रहे थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़े कोऑपरेटिव और फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, सुहेल आफरीदी साहब को भी लेकर उनसे बातचीत भी चल रही है। अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का साबिक रहनुमाओं का एक ग्रुप जो है वो बड़ा एक्टिव नज़र आ रहा है। रिलीज़ इमरान खान, एक कैंपेन शुरू होने जा रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की गई है। तो क्या समझते हैं जो रिलीज़ इमरान खान कैंपेन है, आप समझते हैं ये कामयाब हो जाएगी? आपके वाकिफ़ाने हाल क्या कह रहे हैं? देखिए, मुझे तो ज़ाहिर ये कामयाब होती नज़र नहीं आती। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अब तो शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से भी जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ से ये जो 3-4 रहनुमा मिले हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबका रहनुमा, वो खाली हाथ ही वापस आए और शाह महमूद कुरैशी साहब ने उन्हें कोई यकीन दहानी नहीं कराई कि इस मामले में। लेकिन इनकी ज़ाती हैसियत क्या है, क्या इस वक्त इनका सियासी कद है इतना कि ये किसी काम को मनवा सके? और फिर इस बात की गारंटी कौन देगा कि ये अगर कुछ बात तय कर भी लें तो इमरान खान साहब तो अपने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो बात करके जाते थे उसको इनकार कर देते थे, तो इनकी बात को वो कैसे तस्लीम करेंगे? ये है कि साबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क्या मैकेनिज्म और क्या प्लानिंग लेकर आगे जाके ये कैंपेन शुरू करती है, और इस कैंपेन के जरिए क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई स्पेस मिल पाती है आने वाले टाइम में? अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अफगान रजीम मुज़ाकरात के हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश कर रही है, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान की जानिब से सख्त इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी एक स्टेटमेंट दी है और उनकी जानिब से भी कहा गया है कि भारत पाकिस्तान को मशरक़ी और मगरबी महाज़ों पर मसरूफ़ रखना चाहता है। ये भारत की पुरानी ख्वाहिश है। इस बारे में जानेंगे रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह, दिफाई तज्ज़िया कर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टेटमेंट सामने आई है? उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि भारत की जानिब से, भारत की सियासी और फौजी क़यादत की जानिब से जो पाकिस्तान को धमकियाँ दी जाती हैं और साथ ही साथ अफगानिस्तान को जो इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फैलाने के लिए, ऐसे में भारत पाकिस्तान को मसरूफ़ रखना चाहता है मशरक़ी और मगरबी महाज़ों पर। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं और पाकिस्तान को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, सूरत बिल्कुल वाज़ेह है। बिल्कुल हमें पता चल रहा है कि जो अफगान तालिबान रजीम है उनकी डोरें किसी और के हाथ में है। हमने नेगोशिएशंस जब हुई उसमें भी देखा, फिर वो स्टॉल कर गई, फिर दोबारा पाकिस्तान ने तुर्की और कतर की रिक्वेस्ट पे उनको दोबारा रिज्यूम किया और फिर एक कंसेंसस पे पहुंचे हैं। लेकिन जाहिर बात है कि इसमें भारत का रोल स्पॉइलर का रोल है। वो चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो रवाबित हैं, जो रिश्ते हैं, जो सिलसिला है वो नॉर्मल ना हो, बल्कि यहाँ पे टेंशन रहता है कि ये भारत के हक में बात जाती है नेचुरली और लॉजिकली कि पाकिस्तान दोनों सरहदों पर मसरूफ रहे। एक तरफ वो धमकियां दे रहे हैं ऑपरेशन 2.0 सिंदूर 2.0 को रिज्यूम करने की, एक तरफ वो एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत बड़ी सी में। फिर अगर आप डॉट्स मिलाएं तो वो कहते हैं कि जी हम सिर क्रीक से कराची तक आ जाएंगे। फिर एक तरफ आप अफगान तालिबान रजीम को वो कंट्रोल किए बैठे हैं और अपनी मर्जी का डिसीजन करवाना चाहते हैं। तो ये सब ताने बाने मिलाएं तो यही लगता है कि भारत हमें फंसा के रखना चाहते हैं। लेकिन भारत को शायद ये इदराक नहीं है और अफगानिस्तान को भी, यानी उनकी तालिबान रजीम को भी शायद ये इदराक नहीं है कि हम पड़ोसी ममालिक हैं और हमने क़यामत तक साथ रहना है और हम इस तरह से नहीं चल सकते बहुत देर तक। तो हमें कोई राह निकालने की ज़रूरत है, कोई सुलह करने की ज़रूरत है, कोई बातचीत करने की ज़रूरत है, बैठने की ज़रूरत है। उसी में हमारा सबका फ़ायदा है, हमारी आवाम का फ़ायदा है। जंग लड़के उन्होंने देख लिया, जंग से भी उनको कुछ नहीं मिला। अफगानिस्तान को भी हमने बता दिया कि हम सीरियस हैं इस मामले में। तो अब इस बात समझ आ जानी चाहिए कि ये बस हो गई है। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा कि आप क्योंकि खुद नेवी से आपका ताल्लुक है और सारा एक्सपीरियंस रखते हैं, ये जो भारत में बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है त्यारा बरदार बहरी जहाज़ विक्रांत का, तो पाकिस्तान के पास इसका क्या तौर है? ज़रा हमारी कौम को ये भी बताएं, ये लोगों का बड़ा सवाल है जी। पाकिस्तान के पास तोड़ है, इसीलिए जो इनका तैयारा बरदार जहाज़ है वो आप देखिए कि मई का जो
हमारा और इंडिया का किस्सा हुआ, उसमें वो 400 मील से आगे नहीं बढ़ सका, इसलिए कि उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान के पास इसका तोड़ मौजूद है। जहां तैयारा बर्दाश्त जहाज किसी नेवी के लिए फख्र की अलामत होता है, वहीं पे उसको कोई खराश पहुंचना, उसको कोई नुकसान पहुंचना, ये एक बहुत बड़ा धचका भी होता है। तो उन्होंने उस धचके से बचने के लिए उसको 400 मील पे रखा, उससे आगे नहीं लेकर आए। और जो नुकसानात का अंदाज़ा उन्होंने 25 यानी 2025 मई में लगाया होगा पाकिस्तान के साथ सी फ्रंट खोलने में, वो नुकसानात आज भी उतने ही हैं। तो मेरी बिल्कुल ये राय है पक्की कि वो इस तरह का कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे सी की तरफ से। बेशक वो जितनी भी गिरड़ बपकियां देते रहें, जितनी भी बातें करते रहें, लेकिन जो उनको नुकसान उसके ज़मन में होना है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है उनके लिए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये अक्सर सुनने में आता है, खबरें मिलती हैं कि जी फलां दुश्मन की सब मरीन जो है उसको लॉक कर दिया, इंडियन सब मरीन को लॉक कर दिया। ये फरमाइए कि ये लॉक करते कैसे हैं, ये क्या टर्मिनोलॉजी है? देखिए, ये एक टर्मिनोलॉजी है, मिलिट्री टर्मिनोलॉजी। इसमें ये होता है कि जब आप सबमरीन को पकड़ लेते हैं तो फिर आप उसको अपने रडार पे होल्ड करके रखते हैं। और ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए कि सबमरीन अगर हवाई जहाज़ के ज़रिए पकड़ी जाए, यानी कोई हवाई जहाज़ उसको पकड़ ले, तो सबमरीन के पास तो हवाई जहाज़ के ख़िलाफ़ कोई वेपन नहीं होता है, कोई दिफा नहीं होता है। लेकिन हवाई जहाज़ सबमरीन को मार सकता है, तो वो अपने रडार पे उसको देखता रहता है। इसको लॉक करना कहते हैं। और वो इंतज़ार करता है कि अगर आला कमान उसको ये हुक्म देती है कि आप इसको फायर कर दें और इसको तबाह कर दें, तो वो फिर उसी रडार की जो पिक्चर होती है उसको बेस बना के उसको तबाह कर देते हैं। लेकिन पिछले 7 साल में हमने 4 दफ़ा भारतीय, कम से कम बता रहा हूँ आपको, 4 दफ़ा भारतीय सबमरीन्स को पकड़ा है और उनको फिर हमने छोड़ दिया खैर सगाली के तौर पे कि बात आगे ना बढ़े। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि चीन ने 8 आबदों से देने का जो किया था पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट, जिसमें से 2 पाकिस्तान को मिल भी चुकी हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं पानियों में हमारा दिफा कितना मजबूत है? देखिए, ये जो 8 सबमरीन्स हैं ये बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आ रही हैं, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। इनको कोई बहुत ज़्यादा सतह आप पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सबमरीन जब सतह आप पे आती है तो वो पकड़ी जाती है। तो ये पानी के अंदर काफ़ी दिन रह सकती हैं। और हमारा जो इस वक्त नेवल फ्लीट है वो 80 से 90% ब्रांड न्यू शिप्स पर है, क्योंकि हमने पिछले को 5-6 सालों में जो एक्विजिशंस की हैं वो सारी ब्रांड न्यू शिप्स की हैं, रोमानिया से की हैं, तुर्की से की हैं, चाइना से की हैं। और अब ये 8 सबमरीन जब इंशाल्लाह पाकिस्तान की फ्लीट में शामिल हो जाएंगी तो हमारी जो इस्तेदाद है वो कई गुना बढ़ जाएगी इनकी वजह से। सतह आपके ऊपर, ज़ेरे सतह हम नाकाबिले तस्खीर होंगे इंशाल्लाह। सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि पाकिस्तान जो है सालिसी के ज़रिए अपनी दिफाई पोजीशन को मजबूत कर रहा है, लेकिन ऐसे में भारत की जानिब से जो आए रोज़ धमकियाँ दी जा रही हैं, जंगी मशक़ें भी उनकी जानिब से जारी हैं और इस तरह से पाकिस्तान को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में क्या समझते हैं अगर भारत मिस एडवेंचर करता है तो पाकिस्तान का क्या जवाब होगा? देखिए, अव्वल तो मैंने पहले भी जैसे कहा कि भारत मिस एडवेंचर नहीं करेगा। उनकी ज़रूरत ज़रूर है क्योंकि उनके इलेक्शंस आ रहे हैं बिहार के, लेकिन जो रिस्क कैलकुलेशन उन्होंने किया होगा वो रिस्क कैलकुलेशन वही है जो मई में उन्होंने किया था, और सी से वो उस वक्त भी नहीं कर सके थे और अब भी नहीं कर सकेंगे। ये जो एक्सरसाइजेस के बाद भी यही कहा जाता रहा कि भारत मिस एडवेंचर नहीं करेगा, लेकिन भारत पाकिस्तान पर हमलावर हुआ, तो ये शुबा तो है कि भारत ऐसा कुछ करने का ख्याल रखता है। देखिए, वो मैं कह रहा हूँ कि कर सकता है, लेकिन मैं ये भी साथ कह रहा हूँ कि वो रिस्क कैलकुलेट जब करेंगे तो वो उनके फेवर में नहीं जाता है। जैसे कि मई का भी इंसिडेंट या मई की जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट था इंडिया के साथ, वो उनके फेवर में नहीं गया। उन्होंने कर लिया, उनके पास इस्तेदाद थी, उन्होंने किया, लेकिन उसको पाकिस्तान ने कैसे ज़ेर किया ये पूरी दुनिया ने देखा। तो अब वो मजीद अपनी जगह सही तो नहीं करना चाहेंगे। बिल्कुल उनके पास चीजें मौजूद हैं सारी, वो कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि वो नहीं करेंगे। ये मेरी अपनी कैलकुलेशन। अच्छा सर, जो एक्सरसाइज हो रही है त्रिशूल, ये मैं
बताता चलूँ आपके तवज्जुह से कि ये हर साल होती है और तकरीबन इसी इलाके में होती है, और ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज होती है। इसमें एम्फीबियस लैंडिंग यानी शिप से ट्रुप्स को लैंड पे उतारना और फिर लैंड से दोबारा शिप्स पे चढ़ाना, ये सब इसमें प्रैक्टिस किया जाता है, और इसमें इनका नेवी, एयरफोर्स, ये सब इसमें शिरकत करते हैं। इस दफ़ा जो एक्सरसाइज हो रही है ये तकरीबन इसी इलाके में होती है, और इस दफ़ा भी उसी इलाके में हो रही है। और इस दफ़ा जो एक्सरसाइज है उसको थोड़ी सी हाइप इसलिए मिल गई है कि इसके बैकग्राउंड में कुछ डॉट्स हैं जो आप कनेक्ट करते हैं, तो उनसे ये लगता है कि ये एक्सरसाइज इस वक्त किसी बड़े कैंपेन का शाखसाना है। मोदी साहब विक्रम पे चले गए दिवाली पे, उसके बाद उससे पहले आप देखिए तो ऑपरेशन 2.0 सिंदूर हम सी से खोलेंगे, फिर राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट आएगी सिर क्रीक के इलाके से हम कराची चले जाएंगे। तो ये सब डॉट्स जब आप कनेक्ट करते हैं तो इस एक्सरसाइज का प्रोफाइल थोड़ा सा हाई हो जाता है। लेकिन कतई नज़र इसके कि क्या सिचुएशन है, एक्सरसाइज जब भी होती है पाकिस्तान की तमाम आर्म फोर्सेस हाईएस्ट विजिल पे होती हैं, देख रही होती हैं, मॉनिटर कर रही होती हैं, और उनकी तैयारी और प्रिपेयर्डनेस बिल्कुल मुकम्मल होती है कि अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म का मिस एडवेंचर हुआ तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा, आपने अभी खुद ये राजनाथ सिंह के बयान का जिक्र किया सिर क्रीक वाला, तो आप क्या समझते हैं कि अगर इंडिया वहाँ से कोई मिस एडवेंचर करने की जो है कोशिश करता है तो फिर पाकिस्तान नेवी इसका कैसे जवाब देगी? सर देखिए, सिर क्रीक जो है वो हमारे और इंडिया के बीच में एक तनाज़ा है, और ये जो क्रीक्स एरिया है जिसके अंदर सिर क्रीक एक क्रीक है, ये बहुत ही मुश्किल और दुश्वार गुजार इलाका है। इसको कोई नॉर्मल फौज भी इसमें ऑपरेट नहीं कर सकती, इसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, और इसीलिए पाकिस्तान नेवी की एक ब्रांच है जिसको कहते हैं पाक मरीन्स, वो स्पेशली ट्रेंड होते हैं इसमें ऑपरेट करने के लिए। तो ये कह देना कि जी हम यहाँ से कराची तक आ जाएंगे, ये मैं पहले भी कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि राजनाथ सिंह को थोड़ा सा क्रीक्स एरिया को स्टडी कर लेना चाहिए था, उसके बाद ये स्टेटमेंट देते तो बेहतर रहता। क्योंकि मुझे ये यकीन है कि उन्होंने ये क्रीक्स एरिया नहीं देखा हुआ होगा, जिसकी वजह से उन्होंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी कि जी हम यहाँ से आ जाएंगे। उस एरिया में वो ना आ सकते हैं, और अगर वो आने की कोशिश करेंगे तो वो वापस नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इस पर भी एक कमेंट आपका जानना चाहूँगी। बांग्लादेश के एड अटॉर्नी जनरल की कल पाकिस्तान आमद मुतवक्के है, वो अपनी टीम के साथ यहाँ मुज़ाकरात करेंगे, क्या इससे पाक बंगला फ़ौजी ताउन को मज़ीद बढ़ावा मिलेगा, पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा? देखिए, तकरीबन पिछले साल से या कुछ महीने कह लीजिए, उनसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और कराबत बढ़ रही है, कुर्बत बढ़ रही है, और हर डोमेन में हम एक दूसरे के साथ चलने को तैयार हो रहे हैं। तो व्हाई नॉट डिफेंस, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट डोमेन है जिसमें दो मुल्क, कोई भी दो मुल्क आपस में इश्तराक करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ट्रेनिंग की हद तक यकीनन कोऑर्डिनेशन होती रही है, कोऑपरेशन होता रहा है, ऑफिसर्स इधर भी आते रहे हैं, उधर भी जाते रहे हैं कोर्सेज करने के लिए। लेकिन इस डिफेंस को, कोऑपरेशन को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें गुंजाइश है। आप फरवरी 2025 में देखिए, पाकिस्तान नेवी ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अमन एक्सरसाइज की थी, उसमें अमन डायलॉग किया था, और बांग्लादेश के नेवल चीफ अपने डेलीगेशन के साथ उसमें शरीक हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। तो ये डिफेंस कोऑपरेशन, इसमें बहुत गुंजाइश है और ये बढ़ना चाहिए, और ये बिल्कुल नेचुरल है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि हम साथ रहे हैं एक दूसरे के, हम एक हिस्सा रहे हैं। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जो ग्रेटर बांग्लादेश के हवाले से इंडिया में कोराम मचा हुआ है, इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इंडिया में बहुत सारी चीज़ों में कोराम मचा हुआ है। तकरीबन 7 से 8 सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, और उसको वो हर एक को इसी तरह हाइप देते हैं कि जैसे लोग जो हैं वो इस इंडिया को तोड़ के और अपनी एक नया मुल्क बनाने की कोशिश में हैं। ये सही भी है कि वहाँ सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं और उससे इंडियंस परेशान भी हैं, लेकिन जब उन्होंने जहाँ कहीं कोई कार्रवाई करनी होती है तो उसका एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, एक कहानी बनाते हैं, और फिर उस कहानी पे वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये इसी तरह ये जो ग्रेटर बांग्लादेश है, इसको भी ये इन्होंने एक कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये, और देखिए इसका आगे चल के क्या होता है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ताजिकिस्तान में
जो एयरबेस वापस इंडिया से ले ली गई है, इस पे भी मोदी हुकूमत की जो सफारतकारी में नाकामी है वो यहाँ होती है। तो आप इस सारी पेशरफ्त को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये एयरबेस जो है तकरीबन 2000 के अवाइल में वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, और ये एक पावर प्रोजेक्शन के तौर पे सेंट्रल एशिया में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और लास्ट टाइम ये 2021 में यूज़ हुआ था, जब तालिबान रिजीम अफगानिस्तान में आई थी, तो वहाँ से इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट किया गया था। 4 साल हो गए, 4 साल से इंडिया को ये कहा जा रहा है कि उसको स्केल डाउन करें, उसको कम करें, और अब फाइनली उन्होंने वहाँ से रैप अप कर लिया, उसको क्लोज कर दिया। तो इंडिया में इस चीज़ को लेके, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा बना हुआ है ऑलरेडी मई 2025 के बाद, तो कांग्रेस और बाकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बीजेपी को और मोदी साहब को बिल्कुल ये मलामत कर रही हैं कि उनकी ये एक और डिप्लोमेटिक फेलियर है। जाहिर बात है, जब आप किसी मुल्क में होते हैं और वहाँ करना पड़ रहा है, पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी देखने के बाद अब भारत भी कोशिश कर रहा है। अब ये भी सामने आया है कि अमेरिका के साथ इनका एक मुआहिदा हुआ है। उस मुआहिदे के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उससे पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं उन पर कोई असर पड़ सकता है? देखिए, भारत के साथ जो अमेरिका का मुआहिदा हुआ है वो एक बैकग्राउंड है पूरा, और वो 2019 से तकरीबन ये चल रहा है। और उसमें अमेरिका का जो मौक़िफ़ है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो चाइना को कंटेन करना है, जिसके लिए वो समझता है कि इस खित्ते में भारत एक ऐसा मुल्क है जो कि अमेरिका का प्रॉक्सी बन सकता है और चाइना को चैलेंज कर सकता है। तो इस सिलसिले में ये डिफेंस एग्रीमेंट्स और भी पहले हुए हैं, और अब ये हुआ है 10 साल के लिए। देखिए, बेशक इंडिया को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा हो और उसको इक्विप किया जा रहा हो, लेकिन उसकी 1 इंच भी अगर कोई काबिलियत बढ़ती है तो पाकिस्तान को उससे गाफिल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो जो काबिलियत है, ये सलाहियत है, वो हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। तो इस वक्त हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे चाइना से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब और पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट है। तो पाकिस्तान को बिल्कुल अब डिप्लोमेटिक मैनूवर एक करना चाहिए और ये बावर कराना चाहिए यूएस को कि अगर इंडिया की कोई सलाहियत आप बढ़ाएंगे तो वो हमारे लिए ख़तरा होगा, हम उसको ख़तरे की तरह समझेंगे और फिर हमें भी अपनी सलाहियत बढ़ाने की ज़रूरत होगी। तो ये बात जब बावर करा दी जाएगी अच्छी तरह, तो मैं समझता हूँ कि यूएस भी नहीं चाहता इस वक्त, खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रम्प के, किसी किस्म की कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, चपकलिश हो, कोई वॉर हो। वो जितनी वॉर्स हैं उनको रोक भी रहे हैं। और अभी दिवाली पे जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फ़ोन किया था, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैंने मोदी साहब को कहा है कि पाकिस्तान से अब जंग नहीं करनी है। तो वो यकीनन इस बात को समझेंगे कि अगर इस तरह के अमल से पाकिस्तान खौफजदा हो रहा है तो फिर यहाँ पे इनसिक्योरिटी बढ़ेगी रीजन में, जो कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। तो यकीनन कोई ऐसे स्टेप्स लेंगे जिनसे पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी ना बढ़े। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो कुर्बत बढ़ रही है, तो उसमें इंडिया ये समझता है, उसके बाद तज़कियाकार तो बरमला ये टीवी प्रोग्राम्स में इसका इजहार भी करते हैं कि इसमें पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इनकी कुर्बत से इंडिया पे इसके क्या असरात पड़ेंगे? देखिए, इंडिया तो नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह पाकिस्तान का कद ऊंचा। तो अगर पाकिस्तान ये काम कर सकता है जो पहले भी एक दफ़ा पाकिस्तान ने किया है, तो ये पाकिस्तान के लिए तो एक अच्छी बात है कि हमें एक डिप्लोमेटिक एसेंडेंसी मिल रही है इसमें। इंडिया, जाहिर बात है कि पाकिस्तान को इस सारी इक्वेशन में, जैसे आम ज़बान में कहा जाता है कि गंदा करना चाहेगा, उसको नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को कोई क्रेडिट मिले। तो वो ये जो यूएस और चाइना की कुर्बत बढ़ रही है, ये मैं समझता हूँ कि शायद वक्ती है, और इसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प का अपना ज़्यादा इंटरेस्ट शामिल है। लेकिन देखें, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे इन दोनों के बीच में जो कि जिन पे बात नहीं की गई इन दोनों की मीटिंग में। लाइक ताइवान के इशू पे कोई बात नहीं की, जो कि असल मसला है दोनों के बीच में। तो जहाँ तक नॉर्मल ट्रेड की बात है, जहाँ तक नॉर्मल
लेन देन की बात है वहाँ पे तो ठीक है, आप बात करें, अच्छी बात है कि एक दूसरे में स्टेक्स क्रिएट करें तो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका खतरा कम हो जाता है। लेकिन जब तक कोर इश्यूज हल नहीं होते, जब तक दो ममालिक वो करीब नहीं आ सकते, और ताइवान एक कोर इशू है इंडिया, अमेरिका और चाइना के बीच में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक है, कुर्बत बढ़ रही है, लेकिन ये वक्ती है, और जब उस कोर इशू पे बात आएगी तो फिर असल रूप सामने आएंगे दोनों के। अच्छा सर, आखिर में ज़रा ये फरमाइएगा कि जो ब्लू इकॉनमी फिनोमिना है, और ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ज़ेर समुंदर $16 अरब से जायद के तेल और गैस के ज़खायर हैं, तो आप इसमें क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इससे कैसे फैज़याब हो सकता है? देखिए, ये पाकिस्तान के पानियों में या पाकिस्तान के पानी के नीचे अगर ज़खायर हैं तो ज़ाहिर बात है कि जब हम इसको निकालेंगे, बेशक खुद निकालें या किसी के ज़रिए निकालें, तो हमें तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमें रॉयल्टी मिलेगी, हमें ये मादनियात मिलेंगे जिससे हमारी अपनी इकॉनमी बेहतर होगी। लेकिन ये जो अंदाजे होते हैं किसी भी एक्सप्लोरेशन के, मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन के, ये एक ऊपर से जब अंदाज़ा किया जाता है तो एक अंदाज़ा होता है ये, और फिर जब इसको बाकायदा ड्रिलिंग की जाती है और निकाला जाता है तो एक्चुअल में पता चलता है कि ये कितना है। तो ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि एक अंदाज़ा, अच्छा अंदाज़ा आया है सामने। लेकिन जब एक्चुअल ड्रिलिंग पे जाएंगे और उसको निकालेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि वहाँ पे क्या कुछ है। और मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि अगर ये पाकिस्तान के पानियों में और उसके सब सी बेड के नीचे है तो ये पाकिस्तान का इस पे सबसे पहले हक है। वो बेशक कोई और भी निकाले, पाकिस्तान की मर्जी से निकालेगा, एक्सप्लोरेशन के बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ है। बहुत शुक्रिया, रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह दिफाई तज्जिया कर हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पंजाब में स्मोक की शिद्दत बढ़ गई, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, पंजाब में स्मोक की शिद्दत बढ़ गई है और ऐसे में शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत हुकूमत की जानिब से की गई हैं। हुकूमत की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं कि स्मोक पर काबू पा लिया जाए, लेकिन किस हद तक ये कामयाब होती हैं? इमरान साहब, अब हुकूमत तो कर रही है कोशिश कि हम किसी न किसी तरीके से लोगों को महफूज तरीके से स्मोक वाले पीरियड से निकाल लें, लेकिन क्या समझते हैं, क्योंकि हुकूमत ने एंटी स्मोक गन का भी इस्तेमाल किया है, इसका क्या आप समझते हैं मौसर तरीके से आगे जाके हमें फ़ायदा मिल सकता है? देखें ज़ैनब, बात यह है कि हुकूमत अपनी तय तो कोशिश कर रही है। अब ये अलग बात है कि वो जो कोशिशें कर रही हैं वो कितनी बार अवर साबित होती है, और क्या हुकूमत इस पैमाने पे कोशिश कर रही है। इस सारे मामले को समझने के लिए हमें ये ज़रूर समझना होगा कि स्मोक का इशू एक ऐसा इशू है कि जो ऐसे नहीं है कि फ़ौरन ठीक हो जाए, कि आप इधर से फूंक मारेंगे उधर से स्मोक ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए कई सालों पे मुहित पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है। अब आप ये देखें कि सबसे जो बुनियादी मसला है स्मोक में इजाफे का वो है पोल्यूशन। अब वो जो पोल्यूशन है उसमें अगर आप देखें तो माहिरीन के मुताबिक 43% जो यानी 43% पोल्यूशन जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी वो ट्रांसपोर्ट की वजह से होती है। क्या हमने अपने यहाँ गाड़ियाँ बिल्कुल ठीक कर ली हैं? क्या धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बिल्कुल अब शहर में आपको नज़र नहीं आती, पंजाब में नज़र नहीं आती? उसके अलावा 30% जो ये फ़ज़ाई आलूदगी है इसकी वजह इंडस्ट्रियल सेक्टर है। क्या हमने इंडस्ट्रीज़ जो अपनी हैं वहाँ पे इस तरह के फ़िल्टर्स लगवा लिए हैं कि जो धुआं है वो किस तरह से कम हो सकता है? ग्रीन टेक्नोलॉजी हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? सिर्फ ये कर लेना कि हमने एंटी स्मोक गन्स लगा ली हैं या हमने जो है इलेक्ट्रिक बसें चला ली हैं, ये देखिए ये पहला कदम तो आप इसे कह सकती हैं, लेकिन ये इसका फौरी हल नहीं है, इस पर वक्त लगेगा। लेकिन हमें कम से कम पंजाब हुकूमत की इस कोशिश को ज़रूर सराहना चाहिए कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं सीनियर मिनिस्टर, वो खुद इस मामले पे काफ़ी इंटरेस्ट ले रही हैं और इस पे खुद वर्किंग कर रही हैं। इमरान साहब, हुकूमत भी कहती है कि 5 से 10 साल लग जाएंगे स्मोक जो है इससे छुटकारा, कुछ डेज़ की बात नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इवन क्वालिटी इंडेक्स की बात करें वो भी बदतर से बदतरीन होता जा रहा है। ऐसे में जाहिर है अच्छे इकदाम करने चाहिए, क्योंकि हुकूमत तो कोशिश कर रही है, स्कूल भी उन्होंने कर दिए, 8:45 तक कहा गया कि स्कूल्स खुलेंगे। तो ऐसे में हुकूमत की जानिब से जो कुछ इकदाम किए जा रहे हैं थोड़े बहुत के शहरियों को बचाया
बचाया जा सके। इसमें आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने, हमने सुना था कि बहुत सारी मशीनरी भी बाहर से मंगवाई ताकि मौसर तरीके से उसका इस्तेमाल करके शहरियों को बचाया जा सके, तो ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना चाहिए, क्योंकि हम तो पिछले कई सालों से स्मोक का शिकार। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम कई सालों से शिकार हैं तो पिछली हुकूमतों को चाहिए था कि उस पर काम करते। बिल्कुल। लेकिन अगर आप पिछली हुकूमतों ने अपनी जिम्मेदारी उस तरह से पूरी नहीं की तो अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, आप हम इसको तो पूरी तरह से इसका जिम्मेदार नहीं करार दे सकते। दूसरी बात ये कि ये कोई जादूगर तो नहीं है कि कोई बता दे कि जी 8:45 पे आपने स्कूल का टाइम कर दिया और इसका मतलब ये है कि 8:45 से पहले पहले स्मोक ख़त्म हो जाएगी और फिर बच्चे स्कूलों में पहुंच जाएंगे। ये सारा देखिए, आवाम को भी इस पे थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। हम अपनी खुद एहतियात करें, अब पोल्यूशन में हर बंदा इसमें अपना किरदार अदा करे। आप ये देखें कि अब मुझे कल मेरी एक सीनियर जो अफसर है पंजाब के, उनसे बात हो रही थी। वो मुझे बता रहे थे कि जनूबी पंजाब, मैंने उनसे पूछा कि जनूबी पंजाब में इस वक्त क्या पोजीशन है। उन्होंने कहा लाहौर की निस्बत कम है लेकिन उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पे आजकल क्योंकि फसलों की तैयारी के लिए ज़मीनों की तैयारी की जा रही है गंदम की बीजने के लिए, तो कहते वो जब ट्रैक्टर के ज़रिए से वो फसलों को, ज़मीन को बेहतर किया जाता है तो वो इतनी आलूदगी जो है वो हवा में इतनी मिट्टी उड़ती है ना कि जिससे आलूदगी हो जाती है। अब जब इस तरह की चीज़ें हैं तो हमें अब ज़राअत जो है उसमें भी जिद्दत अपनानी होगी। फिर ये तमाम चीज़ें हमने देखनी होगी। सिर्फ हम ये कह देंगे जी भारत से, हाँ इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की तरफ से बहुत फ़ज़ाई जो आलूदगी हमारे यहाँ आती है, लेकिन हमें अपनी जो ये चीज़ें हैं ये करें और फिर उसके बाद ये जो आलात हैं, जो गैजेट्स हैं, इसके ज़रिए से हम उन पर काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर इंडेक्स, अभी आप खुद क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रही थी, अगर वो 322 पे होगा लाहौर का तो वो सिर्फ हालात से ठीक नहीं होगा। ये तो ज़रूर हो सकता है कि आप उसको पहले ही 100-150 पे ले आएं और फिर हालात की मदद से आप उसको कंट्रोल कर लें, लेकिन जब इतना ज़्यादा होगा तो फिर सिर्फ हालात की मदद से आप उसको कम तो कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। ये भी कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि जाहिर है शहरियों को खुद भी अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी, मास्क का इस्तेमाल करना होगा और जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं करनी चाहिए ताकि स्मोक से छुटकारा जो है वो इसी तरह से हासिल किया जा सकता है, क्योंकि ये एक लंबी प्लानिंग है। 5 से 10 साल लग सकते हैं कि हम स्मोक से प्रॉपर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।